Hello friends, this is Deepak Singh and on behalf of AQ Bias, today we'll be discussing the topic of टीपू सुल्तान। तो वैसे तो हम करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बट करंट अफेयर्स में से भी अगर आप न्यूज़पेपर ढंग से पढ़ेंगे तो उसमें से भी कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इनके रिलेटेड है और इनफैक्ट एथिकल टॉपिक्स जो भी होती है, एथिकल डायमेंशंस होती है, तो वो भी काफी निकल के आती हैं। सो इनफैक्ट जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री होगी, आपकी एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री होगी, तो वो भी आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड है और करंट अफेयर्स के बेसिस पे आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी कुछ प्रेडिक्ट करे जा सकते हैं। तो टीपू सुल्तान जो टाइगर ऑफ मैसूर जिन्हें कहा जाता है, तो ऑफ लेट कुछ कंट्रोवर्शियल फिगर माना जाता है अकॉर्डिंग टू सम राइट विंग ग्रुप्स। उनके हिसाब से ये माना जाता है कि ड्यूरिंग हिज एरा इन्होंने हिंदूज को प्रोसिक्यूट करा था, तो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन भी हुई थी। तो ये डिबेट चलता रहता है। सो सम पीपल हेल हिम एज अ हीरो बट अदर क्रिटिसाइज हिम कि उन्होंने रिलीजियस प्रोसिक्यूशन करी थी। तो ये डिबेट चलता रहता है। एंड सूर मराठा वॉर्स भी काफी सारी हुई थी, तो उसके कंटेक्स्ट में भी जो महाराष्ट्रियंस है वो भी क्रिटिसाइज करते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। तो विद दिस बैकग्राउंड लेट्स डिस्कस द टॉपिक ऑफ टीपू सुल्तान इन अ 3CA अप्रोच। एज आई सेड दैट we will discuss the current dimension. Why are we discussing it? Then we will cover it in a very comprehensive manner, yet in a very concise way. थोड़ी देर में ये पूरा टॉपिक, इनकी जो लाइफ की की इवेंट्स हैं, एंग्लो मैसूर वॉर्स हो गई, फिर इनका नेवल कंट्रीब्यूशन, रॉकेट मिसाइल्स के कंटेक्स्ट में इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहे, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ टीपू सुल्तान। और मैंने बताया था कि in the 3CA approach, first we discuss that what is the current dimension. So why are we discussing him? Because from time to time some controversy keep on popping up. तो अभी जो recent controversy ये हुई है कि एक गार्डन है मुंबई के एरिया में, तो वो टीपू सुल्तान के नाम पे रखने की बात प्रपोजल आया था। तो इसी वजह से काफी लोगों ने इसको क्रिटिसाइज करा है कि ये उनके नाम पे गार्डन नहीं रखना। महाराष्ट्र में काफी कुछ कंट्रोवर्सी हो गई है, तो इस कंटेक्स्ट में हम ये टॉपिक डिस्कस करते हैं। सो अगेन विल स्टार्ट अ ग्रेजुअल अप्रोच, इनकी लाइफ के बारे में पूरा पढ़ते हैं एंड देन वी विल डिस्कस द एंग्लो मैसूरियन वॉर्स। सो ही वाज बोर्न एज सुल्तान फतेह अली साहब टीपू। तो ये इनका बर्थ नेम था, बट ही इज ऑल्सो नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर, क्योंकि इनके काफी जो हीरोइक इनके जो एक्ट्स थे उनके बेसिस पे इनको टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। एंड ही लिव्ड इन द 18th सेंचुरी फ्रॉम 750 टिल 1799। ही पास्ड अवे इन 1799। एंड इनकी अगर हम रेन के बारे में बात करें तो ये हैदर अली इनके फादर थे एंड ही सक्सीडेड हैदर अली एज द रूलर ऑफ किंगडम ऑफ मैसूर। तो जो मैसूर की जो किंगडम थी उसके एज अ रूलर उन्होंने सक्सीड करा था इन 1782। तो हैदर अली की डेथ हो गई थी जो इनके फादर थे ड्यू टू कैंसर। उस टाइम पे वैसे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर भी चल रही थी, पर ही वॉजंट किल्ड, उनकी कैंसर से डेथ हुई थी। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है। तो 1782 में उनकी डेथ हो गई थी और फिर उनके बाद उन्होंने सक्सीड करा था। तो इन्होंने जो आपकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर है उनमें इन्होंने तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करा था एंड फर्स्ट वॉर में भी एज अ टीनेजर पार्टिसिपेट करा था। तो ये कह सकते हैं कि इंटर्नशिप के लिए हैदर अली ने अपने बेटे को कहा था कि चलो एज अ इंटर्न ज्वाइन कर लो, देख लो कि वॉर कैसे होती है, क्योंकि आगे हमें 3-4 वॉर्स लड़नी है। तो उस कंटेक्स्ट में हम एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, ये पूछ सकते हैं कि कौन कौन से साल में हुई थी। ये MCQs में पूछ सकते हैं ट्रू और फॉल्स के कंटेक्स्ट में कि कौन सी ड्यूरेशन में हुई थी, तो वहां पे कंफ्यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हैपेंड फ्रॉम 1767 टू 69। तो ये हैदर अली इनके जो फादर थे, तो उन्होंने मेनली पार्टिसिपेट करा था और उसमें कुछ सक्सेस मिला था मैसूर के लोगों को। एंड टीपू सुल्तान, जैसे मैंने उनको कहा था, तो उन्होंने एज अ इंटर्न इस वॉर में ज्वाइन करा था। जस्ट किडिंग। तो एज अ इंटर्न, एज अ टीनेजर, मतलब इन्होंने ज्वाइन करा था, उसमें उन्होंने भी पार्टिसिपेट करा था, पर मेनली हैदर अली ने ही ये लड़ाई लड़ी थी। एंड ही एंजॉयड सम सक्सेस एंड ही इवन कैप्चर्ड, ऑलमोस्ट कैप्चर्ड द मद्रास रीजन एट दैट टाइम। पर ये वॉर जो हुई थी ये 1769 में एंड हो गई थी विद द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ मद्रास विच वाज साइंड बिटवीन द किंगडम ऑफ मैसूर एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये कहा जाता है कि एक तरीके से इसमें फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में तो मैसूर को थोड़ी बहुत जीत मिली थी। एंड ये ट्रीटी जो थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास, ये पूछ सकते हैं कि काफी सारी ट्रीटीज थी, जैसे आपकी ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम भी थी, फिर एक और ट्रीटी थी जिसके साथ मराठा वॉर एंड हुई थी, तो उन ट्रीटीज के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। दे कैन आस्क दैट विच ट्रीटी ऑफ मद्रास एंडेड विच वॉर, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये एक MCQ पूछ सकते हैं। तो ट्रीटी ऑफ मद्रास ने फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर को एंड करा था। एंड ट्रीटी ऑफ मद्रास ने क्या कहा था, इट कंटेन्ड अ क्लॉज रिक्वायरिंग कि जो ब्रिटिश हैं वो हैदर अली को असिस्ट करेंगे इन केस उनके नेबर्स उनको अटैक करेंगे। तो ये ट्रीटी के क्लॉज था कि ठीक है, अभी तो हम लड़ रहे हैं, तो एक काम कर लेते हैं, वी विल रीच अ ट्रूस एंड अगर इन फ्यूचर
अगर हमें हमारे जो नेबर हो गए, ट्रैवनकोर हो गए, मराठास हो गए, तो मराठास के साथ इनकी अनबन चलती रहती थी, तो अगर मराठास ने हमें अटैक करा तो तुम हमें असिस्ट करोगे। बट ये जो ट्रीटी थी, तो ये कहा गया था कि मैसूर वेंट टू वॉर विद मराठास इन 1771। तो 1771 में, यानी कि आपके कुछ साल बाद ही आपकी, जब मैसूर और मराठास के बीच में वॉर हुई थी, तब ब्रिटिश ने असिस्ट नहीं करा था उनको, मैसूर को। तब ये माना गया था, हैदर अली ने कहा था, यानी कि ये ट्रीटी अब वैलिड नहीं रहेगी। तो ये आपकी थी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हो गई 1767 टू 69, जो ट्रीटी ऑफ मद्रास ने एंड करी थी, और उसके बारे में भी पढ़ लिया कि उसकी की प्रोविजंस थी। अब बात करते हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, विच वॉज फॉट बिटवीन 1780 टू 84। तो इसमें क्या रहा था, इसमें भी मिक्स रिजल्ट रहा था, पर टीपू सुल्तान कंबाइंड विद हैदर अली की इस वॉर के बीच में डेथ हो गई थी, बट ड्यू टू कैंसर ही वाजंट किल्ड, ही पास्ड अवे ड्यू टू कैंसर। तो इसमें मिक्स रिजल्ट रहा था, बट ज्यादा जो बेनिफिट रहा था वो मैसूर की किंगडम को रहा था। सो काफी सारी बैटल्स हुई थी इसमें, बैटल ऑफ पोलीलूर इन 1780 और बैटल ऑफ कुंभकोणन इन 1782। तो 1780 में जो बैटल ऑफ पोलीलूर हुई थी, जहां पे रॉकेट्स भी यूज करे थे टीपू सुल्तान ने, उसके बारे में भी हम बात करे थे। तो टीपू सुल्तान ने इन दो बैटल्स में ब्रिटिश को हराया था, पर बाकी जो सारी आपकी बैटल्स हुई थी, बैटल ऑफ पोर्तो नोवो एंड अर्नी, तो वहां पे हैदर अली हार भी गए थे। तो मिक्स रिजल्ट रहा था, बट जनरली फेवरेबल रिजल्ट रहा था, वो मैसूर के फेवर में रहा था। एंड ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वॉज साइंड इन 1784 विच रिस्टोर्ड द स्टेटस को। तो यानी कि वॉर से पहले जो स्टेटस को था वो रखा गया था कि आप, मतलब जो हमारी बाउंड्री लाइंस है, हम वहां पे बैक ट्रैक कर लेंगे, और जो स्टेटस को पहले चल रहा था वही फॉलो करेंगे, वही बाउंड्रीज हम फॉलो करेंगे। तो ब्रिटिश, तो वैसे तो ये स्टेटस को माना गया था कि चलो एक तरीके से वॉर में कोई नहीं जीता, पर स्टिल इट वाज सीन एज अ काइंड ऑफ विक्ट्री फॉर टीपू सुल्तान एंड हैदर अली। तो ये सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर थी, और मैंने आपको बताया था कि ये आपकी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर है। तो ट्रीटी ऑफ मद्रास ने आपकी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर को एंड करा था, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर ने आपकी सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर को करा था। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर ट्रीटी ऑफ मद्रास, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। अब आते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में। तो 1790 टू 92 ये वॉर चली थी, एंड इसमें क्या हुआ था कि ट्रैवनकोर करके जो स्टेट है इस टाइम पे, जो प्रेजेंट डे केरला में आती है, तो वहां पे उसको इन्वेट करा था टीपू सुल्तान ने, एंड विच वाज अ ब्रिटिश अलाय। तो 1789 में इन्वेट करा था, एंड देन ब्रिटिश केम टू द असिस्टेंट, और इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस था, तो उन्होंने कमांड करा था। तो अगेन एमसीक्यू कैन बी आस्क्ड रिलेटेड टू दिस, दैट कॉर्नवालिस वाज इन्वॉल्व्ड इन विच वॉर। तो ये आपका थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हो गया। तो इसमें मैसूर की बहुत बुरी डिफीट हुई थी, और 1792 में वॉर एंड हुई थी विद द सीज ऑफ सेरंगीपट्टम। ये जो आपकी है सेरंगीपट्टम, यानी कि इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता था, तो वहां तक उन्होंने इन्वेट कर लिया था, एंड उसके बाद ट्रीटी ऑफ सेरंगीपट्टम ये साइन करी गई थी। तो ट्रीटी ऑफ मद्रास, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ सेरंगीपट्टनम। सो इन दिस Tipu Sultan had to surrender half of his kingdom to the British East India Company and its allies, including Malabar and Mangalore. तो जो मैंगलोर हो गया, मालाबार रीजन हो गया, तो ये भी सरेंडर करना पड़ गया था, ये भी रिटर्न करना पड़ गया था। तो ये था आपका ट्रीटी ऑफ सेरंगीपट्टम। तो ये आपका थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हो गया था। फिर आपकी हुई थी फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर फ्रॉम 1798 टू 99, यानी कि आप सारी वॉर देख सकते हैं कि कितने कितने साल चली थी। तो अभी हम जब बाद में अभी पढ़ेंगे, तो फ्रांस टीपू सुल्तान का काफी, जब फ्रेंच फोर्सेस थी वो टीपू सुल्तान के अलाय थे, एंड फ्रेंच भी थे, आपके पोर्चुगीज भी थे उस टाइम पे, काफी सारी थे, डच भी थे, पर अल्टीमेटली ब्रिटिश सक्सीडेड। तो ब्रिटिश को लगता था कि अगर फ्रांस को, फ्रेंच फोर्सेस को वहां पे मैसूर में अगर वहां पे फोटोहोल्ड मिल गया, तो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर अस इन फ्यूचर, तो हम इंडिया को डोमिनेट अकेले नहीं कर पाएंगे। तो इस कंटेक्स्ट में उन्होंने सोचा कि, और मराठास के साथ भी इनका कुछ चलता रहता था, मैसूर के साथ इनकी वॉर चलती रहती थी, यानी कि डिस्प्यूट चलते रहते थे। तो एक तरीके से फ्रेंच फोर्सेस एंड आपका जो मैसूर एक साइड पे हो गया था, एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अलॉन्ग विद द नेबर्स, मराठास हो गए, निजाम ऑफ हैदराबाद हो गए, तो इन्होंने कंबाइनली मैसूर को इन्वेड करा, एंड इसमें बुरी तरीके से डिफीट हुई थी। एंड फाइनली टीपू सुल्तान वाज किल्ड इन 1799 व्हाइल डिफेंडिंग हिज स्ट्रॉन्गहोल्ड ऑफ सेरंगीपट्टम। तो यहां पे इसमें कोई ट्रीटी नहीं हुई थी, क्योंकि इसमें बुरी तरीके से डिफीट हुई थी।
थर्ड वॉर में भी डिफीट हुई थी, बट वहां पे ट्रीटी साइन करी गई थी एंड फाइनली फोर्थ वॉर में आपके टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी और उसके बाद से मैसूर की जो टेरिटरीज थी वो भी काफी रिड्यूस हो गई थी. सो दैट वाज सीन एज द डिक्लाइन ऑफ द मैसूर अंपायर जो हैदर अली और टीपू सुल्तान ने बिल्ड करी थी. तो ये आपकी हो गई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर. तो इसके साथ हमने हिस्ट्री भी कवर कर ली. अब साथ में एक और बात कर लेते हैं. मैंने आपको बताया था कि मराठास और मैसूर के बीच में भी काफी लड़ाई होती रहती थी, तो काफी सारी वॉर्स हुई थी काफी टाइम से, जैसे 1771 में भी हुई थी. पर एक जो ट्रीटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ट्रीटी ऑफ गजेंद्रगढ़. ट्रीटी ऑफ गजेंद्रगढ़ इंपॉर्टेंट है. ये पूछ सकते हैं कि इस ट्रीटी ने किस वॉर को एंड करा था. तो ये आपकी 1787 में साइन करी गई थी एंड दिस अंडर दिस ट्रीटी इट वाज रिक्वायर्ड. टीपू सुल्तान के ऊपर क्या क्या पेनल्टीज इंपोज करी गई थी, that he had to pay 4.8 million rupees as a one-time war cost, pay an annual tribute of 1.2 million rupees, and return all the territories which were acquired by Hyder Ali. तो इनके फादर ने कैप्चर करी थी जो सारी टेरिटरीज थी, मराठन टेरिटरीज थी, उसको रिटर्न करना था. सो अगेन ट्रीटी ऑफ गजेंद्रगढ़. तो इसके साथ ही आपकी मराठा मैसूर वॉर भी एंड हुई थी और टेम्परेरी पीस हुआ था. एज आई सेड दैट की आपकी जो थर्ड वॉर हुई थी, फिर आपकी फोर्थ वॉर हुई थी, तो उसमें भी मराठास ने अटैक करा था. पर ये जो ट्रीटी है तो टेम्परेरी ट्रूस हुआ था. मराठा मैसूर वॉर का जो हुआ था वो ट्रीटी ऑफ गजेंद्रगढ़ हुआ था. तो ये टीपू सुल्तान ने भी साइन करी थी. तो ये ट्रीटीज इंपॉर्टेंट हो गई. तो ट्रीटी ऑफ मद्रास हो गया, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हो गया, ट्रीटी ऑफ सेरंगीपट्टम हो गया एंड ट्रीटी ऑफ गजेंद्रगढ़ हो गया. अब हम बात करते हैं कि टीपू सुल्तान के क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं. बहुत सारी फील्ड्स में रहे हैं. कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैसूर सिल्क हो गया. वॉर के बारे में देखा जाए, अगर आपकी मिलिट्री रिफॉर्म्स देखा जाए तो नेवी हो गया, फिर उनके मिसाइल्स हो गई एंड आपके और भी सारे इनके कंट्रीब्यूशन है कॉइनेज सिस्टम पे. इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, लैंड रेवेन्यू के, तो एक एक करके हम उसे डिस्कस कर लेते हैं. सो ही वाज सो आई वुड से फार साइटेड दैट ही डिसाइडेड टू बिल्ड अ नेवी एट दैट टाइम इन 1786 कंसिस्टिंग ऑफ 20 बैटलशिप्स एंड 20 फ्रिगेट्स, जिसके बारे में हम बात करते हैं. तो एट दैट टाइम जब हम नेवल हेरिटेज के बारे में बात करेंगे, अभी लोथल में एक मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो इंडिया की नेवल हिस्ट्री बहुत पुरानी है. ये नहीं है कि ब्रिटिश के टाइम से है. तो अगर मेडाइवल इंडिया में भी बात करें तो टीपू सुल्तान ने भी डिसाइड करा था कि नेवी अपनी बिल्ड करेंगे ये. एंड ही अपॉइंटेड कमलुद्दीन एज मीर बहार. तो जो नेवल चीफ था उनका नाम मीर बहार मतलब टाइटल दिया गया था एंड कमलुद्दीन थे, उनको मीर बहार अपॉइंट करा गया था इन 1790. ही ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड मैसिव डॉकयार्ड्स एट जमालाबाद एंड मजीदाबाद. तो जमालाबाद एंड मजीदाबाद में इन्होंने डॉकयार्ड एस्टैब्लिश करे थे. यहां पे भी एक एमसीक्यू बन सकता है कि किसने डॉकयार्ड एस्टैब्लिश करे थे, हैदर अली ने, टीपू सुल्तान ने. सो द करेक्ट आंसर इज आपका टीपू सुल्तान हो गया. ये इनके नेवल कंट्रीब्यूशन हो गए. अब एक बात करते हैं एक और इसके बारे में, विच इज फतहुल मुजाहिदीन. तो ये टीपू सुल्तान का एक मिलिट्री मैनुअल था जहां पे इनके बेसिस पे डिसाइड करा था कि मिलिट्रीज को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे, किस तरीके से वो रॉकेट ऑपरेट करेंगे. तो ये टीपू सुल्तान के इंस्ट्रक्शंस पे लिखा गया था बाय द नेम, ये किसने लिखा था, जैनुल अबेदीन शुस्त्री. तो ये जो आपके थे, ये जो फतुल मुजाहिदीन, ये जो मिलिट्री मैनुअल था, ये टीपू सुल्तान के इंस्ट्रक्शंस पे लिखा गया था बाय जैनुल अबेदीन शुस्त्री. तो ये आपका इंपॉर्टेंट है. ये भी पूछ सकते हैं कि ये किसने लिखा था. नॉर्मली हमें लगेगा कि शायद किसी मुगल एम्परर के इंस्ट्रक्शंस पे लिखा होगा, बट द करेक्ट आंसर इज टीपू सुल्तान की इंस्ट्रक्शन पे लिखा था. तो ये भी आपका मिलिट्री मैनुअल हो गया. एंड साथ में मैंने आपको बताया था कि नेपोलियन बोनापार्टे जो इतने फेमस पर्सनालिटी है, उनके साथ भी टीपू सुल्तान ने अलायंस सोची थी. और इनफैक्ट जो उनकी आर्मी थी, जो टीपू सुल्तान की थी, जो अकेले वो मराठा से भी लड़ लेते थे, हैदराबाद से भी लड़ते थे, ट्रैवनकोर से भी, और फिर ब्रिटिश से तो लड़ते ही थे. तो जो उनकी आर्मी थी उनको फ्रांस ने ट्रेन करा था. एंड फ्रांस की फोर्सेस के साथ उन्होंने ब्रिटिश और जो सराउंडिंग नेबर्स थे आपके, मराठास हो गए, सिरा हो गया, ट्रैवनकोर हो गए, बहुत सारी हो गई, तो उनके साथ भी लड़ते थे. तो ये फ्रेंच और मैसूर की जो फोर्सेस थी ये कंबाइनली लड़ते थे. तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया. अगेन ये वैसे इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग दैट टाइम, वैसे तो देखा जाए तो एक तरीके से फ्रांस भी इंडिया को कॉलोनाइज करना चाहती थी, बट अगर रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फ्रांस वैसे टीपू सुल्तान के साथ भी एसोसिएटेड था. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे रिलेशंस दे गो बैक लाइक वे लॉन्ग. अब हम बात करते हैं इनका जो सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन माना जाता है वो है मैसूरियन रॉकेट्स, यानी कि मैसूर के जो रॉकेट्स हैं. इनफैक्ट द ग्रेट अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने टीपू सुल्तान को कहा था कि ही इज रिगार्डेड एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट
इनोवेटर ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट वॉर रॉकेट। मतलब ऐसा नहीं है, पर इनके हिसाब से ये माना जाता था कि ही कॉल्ड हिम द इनोवेटर ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट वॉर रॉकेट। और इन्होंने जो रॉकेट डेवलप करे थे टीपू सुल्तान के रेन में जो हुए थे, हैदर अली खुद नहीं पढ़े लिखे थे, वो इलिटरेट थे, बट उन्होंने इंश्योर करा था कि टीपू सुल्तान को पूरी हाई क्लास एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक, जिस टाइप की भी एजुकेशन हो इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो वो टीपू सुल्तान को प्रोवाइड करी गई थी एंड ही यूज्ड इट। सो इन्होंने क्या करा था, ही एक्सपेंडेड द आयरन केस्ड मैसूरियन रॉकेट्स। और इसमें क्या हुआ था कि इसकी ये रॉकेट्स इतने एडवांस क्यों थे, बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ आयरन ट्यूब्स फॉर होल्डिंग द प्रोपेलेंट। तो जो रॉकेट के अंदर जो प्रोपेलेंट होता है, जो फ्यूल होता है, वो आयरन ट्यूब्स में होल्ड करा जाता था, जिसकी वजह से ज्यादा थ्रस्ट और मिसाइल्स को ज्यादा रेंज मिलती थी। तो इसी वजह से इनके रॉकेट्स दे वर वे एडवांस इवन द ब्रिटिश रॉकेट्स के। तो साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहां पे भी इनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा था। इंटरनल सिक्योरिटी साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू से टीपू सुल्तान का मेजर रोल रहा था। इसी वजह से जो सेकंड आपकी जो थी एंग्लो मैसूर वॉर थी, जो मैंने आपको बताया था, बैटल ऑफ पोलीलूर हो गया या फिर आपका बैटल ऑफ सेरंगीपट्टनम हो गया, तो वहां पे भी टीपू सुल्तान को सक्सेस जो थोड़ा बहुत मिला था वो इसी वजह से था क्योंकि इनके रॉकेट्स बहुत एडवांस थे। तो मैंने आपको बताया था एंग्लो मैसूर वॉर में जैसे आपकी होगी बैटल ऑफ पोलीलूर हो गई एंड सीज ऑफ सेरंगीपट्टनम। तो इस बैटल में तो चलो ये थोड़े हार गए थे ये, पर बैटल ऑफ पोलीलूर में जो जीते थे वो रॉकेट्स की वजह से जीते थे। ये तो आपका हो गया मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कि नेवी के बारे में बात कर लिया, फिर हमने इनका मिलिट्री मैनुअल के बारे में बात कर लिया एंड रॉकेट्स के बारे में बात कर लिया। अब थोड़ा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन की भी बात करा जाए। सो ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द प्रेजेंट डे KRS डैम, दैट इज कृष्ण राज सागर डैम। तो उस टाइम पे उसको कहा जाता था कनम्बडी डैम। तो ये जो विलेज है कनम्बडी, तो यहां पे इन्होंने एक डैम की फाउंडेशन लेड करी थी, बट उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हो पाई थी बिकॉज ऑफ हिज अनटाइमली डेथ। सो अल्टीमेटली द डैम वाज लेटर बिल्ट एंड ओपन इन 1938, काफी साल बाद, बट एटलीस्ट ही कंसेप्चुअलाइज्ड एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ दिस डैम, कनम्बडी डैम, which is presently known as KRS डैम, कृष्ण राज सागर डैम, which is built on the कावेरी रिवर। तो ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये मैसूर और बेंगलोर में आज काफी पानी प्रोवाइड करा जाता है, तो इसको भी टीपू सुल्तान जी ने कंसेप्चुअलाइज करा था। और अगर हम कल्चर और इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मैसूर सिल्क है। तो जो मैसूर सिल्क की जो इंडस्ट्री थी वो इन्होंने इनिशिएट करी थी। उस टाइम पे उन्होंने एक नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम इनिशिएट करा था, जिसकी वजह से मैसूर सिल्क की इंडस्ट्री को काफी बूस्ट मिला था। एंड इनफैक्ट इन्होंने अपने एक्सपर्ट्स भेजे थे बंगाल सुबह। तो बंगाल रीजन में भी सिल्क कल्टीवेशन एंड प्रोसेसिंग की स्टडी के लिए इन्होंने वहां से अपने लोग भेजे थे कि जाके सीखो कि वो सिल्क को अपना कैसे ग्रो करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। एंड इसी वजह से आफ्टर विच मैसूर बिगन डेवलपिंग पॉलीवोल्टीन सिल्क। तो ये सिल्क डेवलप करने लगा, जिसकी वजह से आपका मैसूर सिल्क इंडस्ट्री को काफी बूस्ट मिला। तो इसमें भी कंट्रीब्यूशन रहा। अब हम कॉइनेट सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। इनके काफी सारे कंट्रीब्यूशन रहे थे। कॉइनेट सिस्टम इनका काफी एडवांस माना जाता था, इन्होंने काफी रिफॉर्म्स लाए थे। तो क्या क्या थे? ही इशूड अ लार्ज वैरायटी ऑफ कॉइन्स इन गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। तो ये इन्होंने कौन से मेटल्स में इन्होंने कॉइन्स इशू करे थे, ये इंपॉर्टेंट है। दीज कॉइन्स वर नोन फॉर देयर डेकोरेटिव लेजेंड्स इन अरेबिक स्क्रिप्ट्स। तो अगर आप मैसूर के जो इनके टाइम पे जो कॉइन इशू करे थे उनको देखें तो काफी सारी उस पे आर्ट हुई पड़ी है, काफी सारी डेकोरेट करा हुआ है, अरेबिक स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, तो बहुत ही सुंदर है। और जो इनकी डेट्स की, अगर डेट्स की बात करें, इन द इनिशियल ईयर ऑफ हिज रेन द कॉइन्स बियर हिजरी डेट, जो आपके कैलेंडर का था, बट द लेटर कॉइन्स डिपिक्ट अ न्यू कैलेंडर सिस्टम बाय द नेम ऑफ मौलदी एरा। ये आपका मौलदी एरा है। तो पहले आपके जो कॉइन्स थे वो हिजरी डेट जो थी वो उसके डिपिक्ट करते थे, बट बाद में आपका मौलदी एरा डिपिक्ट करते थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। इसमें पूछ सकते हैं कि कौन से एरा या फिर कौन से टाइम को वो डिपिक्ट करते थे। तो ये हिजरी डेट और मौलदी एरा दोनों को डिपिक्ट करते थे। और कौन सी मेटल में आपके इशू करते थे? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और अरेबिक स्क्रिप्ट्स की इंस्क्रिप्शन थी उन कॉइन पे। इनफैक्ट उन्होंने 12 कॉइन मिंट्स अपनी स्टैब्लिश करी थी अपने किंगडम में, जो बाकी सारे काफी अलग अलग एरिया में थी अपनी किंगडम में। एंड जो उसके नेम्स थे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट ही नेम्ड ईच एंड एवरी कॉइन इशूड बाय हिम एंड नो टू नेम्स वर द सेम। सो जो गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स हो गए, दे वर नेम्ड आफ्टर मोहम्मदन सेंट्स एंड खलीफास। एंड जो कॉपर कॉइन्स है, दे बियर द नेम ऑफ द स्टार्स।
तो जो गोल्ड एंड सिल्वर है वो मोहम्मदन सेंट्स के नाम पे आपका इशू करे गए थे, लिखे मतलब उनका नेम दिया गया था। एंड जो कॉपर कॉइन्स है वो स्टार्स के बेसिस पे उनको नाम दिया गया था। तो ये इनका कॉइनेज सिस्टम के रिफॉर्म हो गया। सो फ्रेंड्स, विद दिस I would like to end the lecture. I hope you liked it. If you liked it, then please press the like button, share it with as many friends as you can, and subscribe to the channel of AQ Bias. And if you have any feedback, then please type in the comment box. And friends, we are also launching our new foundation batch covering journal studies, essay, and CSAT. Under this, 800 hours of classes will be provided for GS, covering prelims as well as mains. एंड इस 800 घंटे में आपकी 80 घंटे जो है करंट अफेयर्स को डेडिकेट करे जाएंगे, यानी कि 10% टाइम आपका करंट अफेयर्स को दिया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग आवर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फॉर 2022, दैट इज फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड IR, सोशियोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एंड वी आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन वेरियस सोशल मीडिया चैनल्स लाइक फेसबुक, Instagram, YouTube, and Telegram. So do subscribe to the channel of AQ Bias. On these channels, we are also open in Rajendra Nagar, so you can walk into our office anytime. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.